हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू सीएस नॉलेज। लास्ट चैप्टर में अपन ने देखा था राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना और उसका विस्तार। आज के टॉपिक में देखेंगे, आज के टॉपिक को प्रीवियस टॉपिक के आगे अपन कंटिन्यू करते हुए आज अपन देखेंगे राजस्थान जीके का नेक्स्ट पार्ट। वो है अपना, आज करेंगे अपन राजस्थान की वन संपदा। ठीक है, तो राजस्थान में कितने % एरिया पे वन है, कहाँ इसकी भूमि है, क्या क्या एरिया में ये बटा हुआ है, कितना % कवर करता है, और जो राजस्थान के बारे में जितना भी फॉरेस्ट से रिलेटेड अपने चीज़ें हैं वो सब अपन आज के वीडियो में देखेंगे। तो ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज देखते हैं राजस्थान की वन संपदा, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि वन नीति कहाँ कहाँ शुरू हुई है, कब शुरू हुई है। तो उसके लिए आपको इंडिया का देखना है। तो आज देखते हैं, सबसे पहली वन नीति आई थी आपकी स्वतंत्रता से पहले आई थी 1855 में। लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले ये विचार दिया था कि भाई राजस्थान के सबसे पहले ये विचार दिया था कि देश में जितने भी वन हैं वो किसी लोगों की प्रॉपर्टी नहीं है, वो सरकार की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो 1855 में सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद में 1894 में, ये अपने स्वतंत्रता से पहले है, ये पहली वन नीति आई थी 1894 में। ठीक है, आज़ादी के बाद आज़ादी के बाद 1952 में प्रथम वन नीति आई है, और 1949-50 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का गठन हुआ है। तो ये है, ठीक है, और ये इंडिया की फॉरेस्ट नीति है। अब क्या हुआ कि 1949-50 में वन विभाग की स्थापना हुई है। जिस टाइम ये वन विभाग की स्थापना हुई थी उस टाइम बताया गया था राष्ट्रीय नीति के अनुसार टोटल 33% पे वन होने चाहिए। ठीक है, लेकिन उस टाइम राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 13% एरिया पर 13% पर वन थे। ठीक है, अब इसके बाद में अभी वर्तमान में जो राजस्थान में वन का % है वो है 9.57% एरिया पे वन है। और ये देखेंगे, इसके बाद में इसकी डिटेल देख लेंगे, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि जो वन नीति आती है वो हर 2 साल में एक बार आती है। तो ये 2013 में आई थी, 15 में आई है, 17 में आई है, और अभी लेटेस्ट में चल रही है वो 2019 की चल रही है। तो आंकड़े देखेंगे और भी डिटेल देखेंगे, आगे का देखते हैं। अब देखेंगे जो वन सर्वेक्षण संस्थान है, वन सर्वेक्षण संस्थान है, ये इंडिया में देहरादून उत्तराखंड में है। और जो 9.57% राजस्थान का हिस्सा है वनों का, वो राजस्थान के 32,737 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, तो ये उसका राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9.57% हिस्सा वन में है या वनों से आच्छादित है। वन किस किस प्रकार के होते हैं वो देख लेते हैं जी। तो ठीक है, अब देखते हैं वनों का जो वर्गीकरण है वो कैसा है। जो वन पाए जाते हैं उनका वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो कानूनी रूप से, या इसको वैधानिक बोलते हैं, और दूसरा होता है भौगोलिक आधार पे, जियोग्राफिक एरिया के हिसाब से कहाँ कौन से जंगल मिलेंगे, वन मिलेंगे, क्षेत्र मिलेंगे, तो उसके हिसाब से डिवाइडेशन होता है। अब कानूनी रूप से 3 प्रकार के वन आप देखेंगे। इसमें एक तो है आरक्षित वन,
दूसरा होगा आपका इसमें रक्षित वन, और तीसरा आपका होगा इसमें अवर्गीकृत। इसको बोलते हैं रिजर्व फॉरेस्ट, इसको बोलते हैं अपन प्रोटेक्टेड, और ये आपका हो गया अनक्लासिफाइड। तो ये 3 प्रकार के वन होते हैं, इनका परसेंट है, ये आपके राजस्थान में पाए जाते हैं 38%। राजस्थान में 38% आरक्षित वन पाए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा परसेंट है 56%, ये है आपका रक्षित प्रोटेक्टेड वाले, और 6% इसमें आता है आपका अवर्गीकृत। अब इसकी विशेषता क्या होती है? आरक्षित वन में तो आपको किसी भी चीज़ की अनुमति नहीं होती, ना तो आप पेड़ काट सकते हैं, ना पशु चरा सकते हैं, ना कुछ भी, लकड़ी भी नहीं काट सकते। तो ये सभी तरीके से बैन होता है इसमें सब कुछ। तो लकड़ी काटने की मनाही होती है यहाँ पे, और पशु भी नहीं चरा सकते, पशुपालन भी नहीं होता। रक्षित वाले में क्या होता है? रक्षित वाले के अंदर कुछ एक क्षेत्र में अनुमति होती है, ज़्यादा अंदर तक नहीं जाने देते, क्योंकि ये चीज़ प्रोटेक्टेड होती है। प्रोटेक्टेड के अंदर इसमें जंगली जानवर और उनका भी वास होता है, उनका भी एरिया होता है, तो वहाँ पे ज़्यादा अंदर तक नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, सीमित क्षेत्र में, इसको बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे, सीमित क्षेत्र तक ये चीज़ अलाउ है। और अवर्गीकृत के अंदर कोई रोक टोक नहीं होती, इसमें आप कैसे भी जा कर के जंगल वगैरह काट सकते हैं और पशु चरा सकते हैं। के अंदर मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, जो सबसे पहले आरक्षित वाला है, आरक्षित वाले का क्षेत्र है उदयपुर, ये सर्वाधिक उदयपुर में पाए जाते हैं। इसके बाद में रक्षित वाला जो है, रक्षित वाला आपका 12 में पाए जाते हैं सबसे सर्वाधिक, और ये जो आपका अनक्लासिफाइड वाला है, जो अवर्गीकृत जो वन क्षेत्र है, ये है आपका बीकानेर साइड में, ये हो गया। इसके बाद देखिए, वैधानिक नियंत्रण के लिए वनों को 12 मंडलों में बांटा गया है, और 12 मंडल कौन कौन से हैं? ये देखिए, एक तो आपके बीकानेर को छोड़ करके बाकी के जो 6 संभाग हैं, बाकी के 6 संभाग हैं, उसमें जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर, 1 2 3 4 5, और ये एक आपका आ गया भरतपुर, ठीक है, 6। तो ये जो 6 संभाग हैं, ये तो है ही है, साथ के साथ में कुछ ज़िले भी हैं, जैसे सिरोही, बांसवाड़ा, सिरोही, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के बाद देखिए आप झालावाड़, बूंदी और टोंक, ये जो ज़िले हैं, और साथ में ये जो 6 संभाग हैं, ये 12 जोन में बांटा गया है, इनको 12 मंडलों में बांटा गया है। किनको? ये जो वैधानिक वाले जो आपके वन क्षेत्र हैं, इनको वैधानिक वन क्षेत्रों को इसमें बांटा गया है। तो इस प्रकार इनकी ये इनके नाम है, ये आप देखिए, ठीक है, वैधानिक वन क्षेत्र में बांटा गया है। अब जो नेक्स्ट है वो करते हैं, भौगोलिक स्तर पे जो वनों का वर्गीकरण है वो देखते हैं, और वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं वनों का भौगोलिक वर्गीकरण। तो इसमें भौगोलिक वाला जो अपना सेकंड पार्ट है वो करते हैं। तो ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं
ये आपका आ गया उपोष्ण कटिबंधीय वन। तो इसमें आपका क्या रहेगा, इसमें आपके आते हैं सदाबहार वन। दूसरा देखते हैं, मैं साथ के साथ ही बताता चल रहा हूँ। दूसरा है आपका उष्ण कटिबंधीय, इसमें आपके क्या आएंगे, सागवान वाले, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं उष्ण कटिबंधीय के अंदर मानसूनी और जो पतझड़ वाले होते हैं वो आते हैं। इसके बाद में देखिए आपका उष्ण कटिबंधीय के अंदर ही आता है ये आपका हो गया ढोकड़ा वनस्पति वाला। और इसके बाद देखेंगे उष्ण कटिबंधीय में ये आएगा आपका मरुस्थलीय में कंटीली झाड़ियाँ, मरुस्थलीय और कंटीली वनस्पति। तो ये तो आपका एक हो गया। अब देखते हैं इसमें वर्षा की क्या स्थिति है, कैसे कैसे है ये। अब इसमें देखते हैं ये जो क्षेत्र कौन कौन से हैं इनके। पहले इनका ये देख लेते हैं कि कितने कितने परसेंट पे ये वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके सदाबहार वन है ये आपका राजस्थान में 1% पे रहते हैं, सिर्फ 1% ही पाए जाते हैं। सागवान वनस्पति है जो ये आपकी लगभग 7% है। और उष्ण कटिबंधीय वाली जो मानसूनी पतझड़ वाली है ये आपकी है 28%। और ढोकड़ा वनस्पति जो कि राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है ये है आपकी 58%। और इसके बाद में मरुस्थलीय वाली है जो ये आपका 6% के आसपास। ओके, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका क्षेत्र, एरिया। उसके बाद में इसमें वर्षा की स्थिति देखते हैं कहाँ कहाँ होती है। अब ये होती है आपकी 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा या 150 सेंटीमीटर के आसपास जहाँ वर्षा होती है वहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये आपकी है 75 से 110 सेंटीमीटर। और ये आपका हो गया 50 से 80 सेंटीमीटर वाली बारिश है। और ये आपकी है 25 से 60 सेंटीमीटर। और यहाँ पे रहती है 0 से 30 सेंटीमीटर। ये वर्षा का औसत वार्षिक के हिसाब से, ठीक है। ठीक है, अब इसके एरिया अब ये देख लेते हैं ये इनके भौगोलिक में कहाँ कहाँ पे ये वन पाए जाते हैं। तो इसमें देखिए भौगोलिक में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ये सबसे पहले सागवान, ये सदाबहार वाले वन है जो ये आपके मिलते हैं माउंट आबू सिरोही में। ये वन वहीं पाए जाते हैं। दूसरा है ये सागवान वनस्पति वाला, ये आपके जितने भी राजस्थान के अंदर जो वागड़ प्रदेश है वहाँ पे मिलते हैं। अब वागड़ प्रदेश कौन से होते हैं ये बताता हूँ मैं आपको। वागड़ प्रदेश हैं, इसमें आएगा आपको बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और ये कोटा झालावाड़ का कुछ क्षेत्र। तो ये आपका हो गया उष्ण कटिबंधीय वाले, ये वागड़ प्रदेश में पाए जाते हैं। खादड़ और बांगड़ 2 जगह होती है, दूसरा बता देंगे बाद में, दूसरा देखेंगे। फ़िलहाल ये बांगड़ क्षेत्र है। इसके बाद में ये जो मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं ये मानसूनी वाले, मैदानी इलाकों में आपका आएगा अलवर और भरतपुर का कुछ भाग। और यहाँ पर ये और मिलता है राजसमंद, उदयपुर और ये आपका मेवाड़ क्षेत्र, यहाँ पे ये उष्ण कटिबंधीय
मानसूनी पतझड़ वन पाए जाते हैं। इसके बाद में उष्णकटिबंधीय के अंदर जो आपके अर्धशुष्क मरुस्थलीय ज़िले हैं वहाँ पर ये मिलते हैं, और ये जो पूर्ण रूप से शुष्क मरुस्थलीय ज़िले हैं वहाँ पे आपके ये मरुस्थलीय और कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। तो ठीक है, इसके बाद में इतना ही है, और देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। तो यहाँ पर है आपके जामुन, यहाँ पे आपके जामुन और बांस, ये माउंट आबू में यहाँ पे मिलते हैं। दूसरे में देखेंगे अपन इसमें गुल्लर, महुआ और तेंदू। गुलर, महुआ, तेंदू ये आपके यहाँ पे पाए जाते हैं, और सागवान भी है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया सागवान वाला। अब मानसूनी और पतझड़ में है आपके सागवान, शीशम, और साल। ठीक है, और उसके अलावा आपके इसमें दो और मिलेंगे। फ्रूट्स में जो बेस्ट होता है आम, और लकड़ियों में जो बेस्ट होती है चंदन की लकड़ी। ये दो और हैं, और ये से है, और ये आम और चंदन। तो ऐसे करके आप इसको याद भी रख सकते हैं। और उष्णकटिबंधीय के अंदर आपके जो मरुस्थल में पाए जाते हैं खेजड़ी हो गया आपका, बेर, खेजड़ी, बेर, बबूल, रोहिड़ा हो गया, और ये आपका एक और आ जाएगा कैर। ठीक है, तो ये तो आपकी होगी ढोकड़ा वनस्पति वाली। और उष्णकटिबंधीय के अंदर आपके नागफनी, ढोक, और ये आपकी कंटीली झाड़ियाँ वगैरह। ठीक है, तो ये है इसका भौगोलिक वर्गीकरण। और भौगोलिक वर्गीकरण में ये इसके कुछ टेबल के रूप में मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। क्योंकि बुक्स में अगर ये सब चीज़ें देखने लगते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, और समझ में भी थोड़ी कम आती है। तो मैंने एक तरह से इनको टेबल के रूप में बता दिया आपको। तो ये आप देखेंगे, ये आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तो अच्छे से समझ में ये चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, और सर्वाधिक आर्थिक महत्व के जो आपके वो वन पाए जाते हैं वो है मानसूनी वन इसमें से। ठीक है, और ये जो सर्वाधिक परसेंट पाया जाता है ढोकड़ा वनस्पति का, यही सर्वाधिक राजस्थान में पाया जाता है। और ये इसकी लकड़ी को है ना ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। और ये राजस्थान में मिलती है आपको सवाई माधोपुर और करौली में, वहाँ पे मैदानी इलाके हैं, उस साइड में ये सब सर्वाधिक पाई जाती है। और बाकी आप देखेंगे, हाँ, सर्वाधिक वन क्षेत्र तो आपको पता है उदयपुर में है। और सबसे कम कहाँ पे है? सबसे कम में है ये आपका चूरू आ जाएगा एक तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, और एक हनुमानगढ़ आ जाएगा। चूरू और हनुमानगढ़ में वनों का प्रतिशत सबसे कम है, और सबसे ज़्यादा है आपका उदयपुर में। ठीक है, तो ये सब चीज़ है, ये आप देखिए, समझिए, इसको याद कीजिए, पढ़िए, और आगे देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कोई और टॉपिक लेंगे और राजस्थान के बारे में और अधिक जानेंगे। तो ये आप देखिए, याद कीजिए, समझिए, और इसको अच्छे से याद कीजिए। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।